हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो फिजिक्स है हमारा 10th क्लास का, उसके हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, एक वीडियो हमारा भी देख लीजिए। इसमें मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से रिलेटेड इसको क्लियर कराया है और एकदम एक्सप्लेन कर करके कराया है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और आपको अच्छा लगेगा तो आप तो खुद सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, आपको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, आपको याद रखना है। एक, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, यानी रिफ्लेक्शन के भी 2 नियम है और रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी आपका अनंत होता है, इस बात को याद रखना है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो यह सीधी रेखा में गमन करता है। यह भी याद रखिएगा, प्रकाश एक कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके रास्ते में अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उसे उसे आर पार नहीं कर सकता है, अगर वो वस्तु ट्रांसलूसेंट होती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो देखो, जब चिकने तल पर पड़ेगी ना, जब चिकने तल पर पड़ेगी तो यहाँ पे आपका नियमित परावर्तन होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे है और प्रकाश की किरण अगर ये किसी दर्पण पर पड़ेगी, तो दर्पण चिकना सतह होता है तो नियमित परावर्तन होता है, यानी यहां से आएगा किरण और इधर लौट जाएगा। लेकिन अगर किसी उबड़ खाबड़ सतह पर पड़ती है, ऐसे सतह पर पड़ती है जो उबड़ी खाबड़ी होती है ना, तो प्रकाश का रेगुलर क्या होते रहेगा, रिफ्लेक्शन होते रहेगा। प्रकाश का रेगुलर क्या होते रहेगा, रिफ्लेक्शन होते रहेगा। तो प्रकाश का रेगुलर रिफ्लेक्शन होते रहता है, याद रखिएगा। तो जब चिकनी सतह पर पड़ती है तो नियमित परावर्तन होता है, और जब उबड़ी खबड़ी सतह पर पड़ती है तो कैसा रिफ्लेक्शन होता है, तो अनियमित परावर्तन होते रहता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो लेटर पी को अगर समतल दर्पण में देखिएगा तो यह कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना। समतल दर्पण में अगर पी को ऐसे देखिएगा तो यह कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, है ना। दाया पक्ष बाएं और बाया पक्ष दाएं, ये दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा कि क्यू जैसा मालूम पड़ता है, यानी सही बात है, क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। कैसा मालूम पड़ता है, तो क्यू जैसा, ऐसे मालूम पड़ेगा, क्यू जैसा मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश क्या है, तो आप बताइए। कणों का प्रवाह है, कि आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, कि तापकरण बढ़ाने वाली ऊर्जा है, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है, तो कणों का क्या है, प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। क्या है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, इसको याद रखिएगा। हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, हम याद रहे ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई किताब में है ही नहीं है, एनसीईआरटी में कोई इसका वर्णन है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, याद रखिएगा। तो वास्तविक होता है कि आभासी और सीधा होता है, तो आंसर हो जाएगा आभासी और
सीधा होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर हो, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। वह कैसा दर्पण है? तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या अथवा उत्तल। तो चलिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ था, नहीं दिया रहता तो केवल समतल पर आप टिक लगा सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है। यानी प्रकाश की किरण का सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग कहां पे होता है? तो सूर्य ग्रहण में, कि चंद्र ग्रहण में, कि तारों के चमकने में, कि ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यानी सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये तो इसका डर ही नहीं है कि ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 9 तक देख लिया गया हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया तभी बनेगी जब प्रकाश की किरण, तो देखिए प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ये आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ठीक है ना, और टेढ़ी रेखा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, तो हो जाएगा हमारा सीधी रेखा में। ठीक है, नेक्स्ट जो बताए हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, किरणों के पुंज को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ये सब घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता एग्जाम में नहीं है। चलिए, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? तो परावर्तित करता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से परावर्तित करता है, कि अंशतः परावर्तित करता है, कि अपवर्तित करता है। तो आपका हो जाएगा पूर्ण रूप से क्या करता है? तो परावर्तित करता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तेल लगाया गया कागज होता है। तो आप जानते हैं जो वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं, और जिससे अंशतः प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो तेल लगाए हुए कागज पारदर्शक होता है? नहीं, पूर्णतः पारदर्शक नहीं होता है, अपारदर्शक होता है, अपारदर्शक भी नहीं होता है, पारभासी होता है। थोड़ा प्रकाश निकल सकता है, थोड़ा प्रकाश नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। सभी उत्तर सही है। इसमें से क्या हो जाएगा बताइए लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश को आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है? तो कण माना गया है। आप जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी में प्रकाश कण के रूप में चलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा प्रकाश किस सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसके रूप में चलता है? तो कण के रूप में चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसृत होता है, कि संसृप्त होता है, कि समानांतर होता है, कि सभी उत्तर सही है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपसृत होता है, कि ससृप्त होता है, तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। कैसा होता है? समानांतर प्रकाश पुंज होता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी रहेगी? तो हमेशा काले रंग की छाया पड़ेगी, चाहे हरियर रखो चाहे कैसोनो रखो,
छाया कैसा बनता है? काले रंग का बनता है। तो ना तो हरी, ना पीली, ना लाल, कैसा छाया बनेगा? काला छाया बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनती है? छाया बनती है, शैडो बनता है। यानी किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो छाया बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा लो आगे। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया जब गेंद रखिएगा तो क्या बनेगा? ठोस गोल बनेगा कि वृत्ताकार बनेगा? तो ठोस गोल बनेगा। कैसा बनेगा? तो ठोस गोल बनेगा। ठीक है, गोल चाहे वृत्ताकार एक ही बात है, तो वृत्ताकार कर लीजिए। तो ठोस गोल चाहे वृत्ताकार, आप ये दोनों, ये कोई क्वेश्चन नहीं है यार। वृत्ताकार भी बन सकता है और ये ठोस गोल भी बन सकता है, तो हमारा आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि की के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। हम लोग प्रकाश कह लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा क्या? प्रकाश। समझ रहे हैं? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, या ए, एम, बी या सी दोनों होगा? बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? यहां पे देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कण को आपका गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है, और माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। ठीक है, चलिए ए, बी और सी तीनों, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें किसी माध्यम को कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। तो ए, बी, सी आपका तीनों आंसर हो जाएगा। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा विकिरण ऊर्जा का, कि यह एक बल है, ए और बी दोनों। तो प्रकाश एक विकिरण है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण है। इसको आपको याद रखना है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण है। प्रकाश एक विकिरण का रूप है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आप जानते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश तरंगों के गमन के लिए द्रव्यनात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम की नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, द्रव्यनात्मक माध्यम। ये भी कह सकते हैं ए और बी दोनों द्रव्यनात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। तो ये भी द्रव्यनात्मक माध्यम, ये भी हो जाएगा सही। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा लोग। सिर्फ हम लोग आंसर से जो है ना इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। द्रव्यनात्मक माध्यम, इसमें भी प्रकाश चलता है, किसी माध्यम में भी नहीं, इसी में भी, क्योंकि प्रकाश किसमें किसमें गमन करता है? ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है, और गैस में भी गमन करता है, और निर्वात में भी गमन करता है। तो इसीलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए लो। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है।
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है तो बहुत छोटा कि बहुत बड़ा कि समान कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश किरण है, प्रकाश का एक बिंदु पथ, किरण का एक बिंदु पथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिंदु पथ। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिंदु पथ, बस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 27 नंबर, गोलीय दर्पण में आते हैं हम, ठीक है। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो इसको आपको याद रखने का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, किसी कार के अग्रदीप में, देखिए अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहेगा कि पश्च दिश में यानी साइड मिरर के रूप में, तो आप कहिएगा कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अग्रदीप यानी हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है, वन होता है ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र होता है, याद रखिएगा। लेंस सूत्र में माइनस हो जाता है और दर्पण सूत्र में क्या रहता है? तो प्लस रहता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्लस में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस, ठीक है, फोकस पर आधारित फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है किस दर्पण में? तो इसको समझिएगा आप। कह रहे फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, ये अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि समतल दर्पण में कि इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। पर फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, तो ये किस दर्पण में होता है? अभिसारित। इसका आंसर बताइए लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। F इक्वल टू R/2 सत्य है किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। F इक्वल टू R/2 अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करते हैं F इक्वल टू R/2 और अवतल दर्पण में भी सिद्ध करते हैं F इक्वल टू R/2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होगी? तो वस्तु की स्थिति होगी, ये ध्रुव P है और यहाँ पे F है, तो F और P को जब वस्तु पर रखा जाएगा अवतल दर्पण में, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच रखा जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, जब वस्तु को हम लोग F और P के बीच रखते हैं तभी इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि जब वस्तु को आप F और P के बीच रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इधर बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? चार गो नंबर ऑप्शन यहाँ पे किरण आरेख आपको दिया गया है, देखिएगा ध्यान से।
कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पे आता है, 45 डिग्री के कोण पर जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जाना चाहिए, तो ये किरण आरेख गलत है। ठीक है। दूसरा कि यहां से प्रकाश जाता है तो ये अगर ये दर्पण क्या है, अगर उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है, सी पर आ रहा है, सी पे नहीं आता है बल्कि ये पी पे आता है। ये 30 डिग्री पे गया है, 30 डिग्री रिफ्लेक्शन होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, और ऑप्शन है इसमें, तो हमारा ए और बी दोनों, ये भी सही है। देखिए हमारा ये भी सही है, बी भी सही है, और सी भी, ए नहीं, ए और बी 30 डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे लौटता है, गलत है यह, ए गलत है, ए गलत है, बी भी गलत है, सी, हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सी बिल्कुल सही है, 30 डिग्री पे आएगा तो 30 डिग्री पे जाता है, तो हमारा सी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। तो कौन सही है तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए, कौन सही नहीं है तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? बोलिए। तो इसका आवर्धन हो जाएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, इसको आपको याद रखना है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह धनात्मक होता है, इसको याद रखना है। चलिए, अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवर्धन होता है, तो अभी जस्ट आया है कि आवर्धन कैसा होता है, तो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, आवर्धन कैसा होता है हमारा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवर्धन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर ऋणात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो देखिए ये अवतल दर्पण है, यदि वस्तु को अगर सी पर रखा जाता है, यदि वस्तु को सी पर रखा जाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा? तो आपका वस्तु को सी पर रखने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव पर नहीं, अनंत पे नहीं, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वस्तु का सीधा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसमें? उत्तल दर्पण में। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रयोग में क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक को कहां रखना पड़ेगा? तो जब अवतल दर्पण है और इसको पर्दा पर प्राप्त करना है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कर रहा है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पे देखिएगा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः आवर्धन कैसा होता है? तो आपका अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता था, तो उत्तल दर्पण में हमारा क्या हो जाएगा? तो धनात्मक हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में क्या होता था? जो आवर्धन होता था वो ऋणात्मक होता था, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या हो जाएगा? हमारा धनात्मक हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, किसी गोलीय दर्पण का
रैखिक आवर्धन यानी एम, आवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, एम, क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h1 और वस्तु के आकार h हो। तो आप जानते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई फॉर्मूला होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की आकार है h1 और वस्तु का है h, तो इसका आंसर हो जाएगा m बराबर h1/h। ये आंसर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु। तो प्रतिबिंब यहाँ पे दिया है h1, तो h1 ऊपर रख देंगे और वस्तु यहाँ पे दिया हुआ है h, तो h नीचे रख देंगे, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा h1 बटा h। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका आंसर कहीं उत्तल दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। तो देखिए कहीं आधी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में आधी दिया हुआ है, याद रखना है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। इस बात को आपको याद रखना है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, इस बात को आपको याद रखना है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में भाई लागू होता है, अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि किसी में नहीं, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा किसी में नहीं, क्योंकि ये तीनों में लागू होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, किसी में नहीं। समतल दर्पण में लागू होता है, अवतल में भी लागू होता है, उत्तल में भी लागू होता है, तीनों में लागू होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है ना, आई बराबर आर सभी दर्पण में मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, समानांतर, अपसरित, संसरित या सभी उत्तर सही है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संसरित प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा, तो संसरित प्रकाश पुंज। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, तो संसरित प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, -20 होगा। सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके डी दूरी पर माचिस की तीली जल रही है, तो डी का मान क्या होगा। तो आपका जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। और 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने डी दूरी पर माचिस की तीली रखी जाती है, तो डी का मान कितना होगा, तो डी का मान आपका 20 होगा। आपका डी का मान कितना होगा, तो 20 होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, और सूर्य के सामने रखा जाता है, इसके सामने डी दूरी पर रखा गया माचिस की तीली,
तो इतना ही लंबाई का होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पश्च दृश्य में, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। इसको आपको याद रखना है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो छठा कंडीशन होता है, एफ और पी के बीच वस्तु रखा जाएगा तो वस्तु का उधर प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसको आपको याद रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो हम जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया, लेकिन कह रहा है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे एफ और पी के बीच रखेंगे वस्तु को। कह रहा है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो सीधा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? जब वस्तु एफ और पी के बीच रहेगी। तो एफ को कहते हैं फोकस और ध्रुव। तो ढूंढो फोकस और ध्रुव कहाँ है? वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दिया है, क्योंकि एफ और पी के बीच रखा जाना चाहिए, इसमें कहीं नहीं दिया है, तो हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग? चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। यहाँ पे ठीक है लगा हुआ मिल गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब दाढ़ी बनाने में कौन? तो अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी 40 की आधी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है, तो 40/2 यानी कितना हो जाएगा? 20 cm। इस बात को आपको याद रखना है। मुख्य अक्ष ध्रुव के मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। मुख्य अक्ष द्रव के 180 के एंगल पर झुका है। कितना होगा? 180 के एंगल पे अभिलंब है। अभिलंब भी कह सकते हैं, या ऐसे देखो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और ये क्या होता है? पी होता है। ये मुख्य अक्ष है और ये क्या होता है? पी होता है। तो कह सकते हैं या तो 180 डिग्री के एंगल पर है, ये ऐसा अगर कहेंगे तो 180 डिग्री, और नहीं तो अभिलंब है, तो हम कह सकते हैं अभिलंब है। ये हमारा ज्यादा बेटर आंसर होगा। चलिए, ये 180 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ऐसे भी झुका हुआ है, तो झुका हुआ नहीं कह सकते हैं। चलिए, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। एक अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति ध्रुव और पी के यानी पी और एफ के बीच है, पी और एफ के बीच रखा गया है। तो वस्तु कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, समझ में आ रहा है ना क्यों काल्पनिक और बड़ा बनेगा? क्योंकि जब भी रखते हैं ध्रुव पी और एफ के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब उधर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। हाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन का मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु का नाम फोकस होता है। इस बिंदु का नाम क्या होता है? तो फोकस होता है, और फोकस से होकर गुजरेगी।
अपवर्तन या परावर्तन के बाद फोकस से ही होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चलेगी वह कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के चलने वाली किरणें कहां से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो हैं, और अपवर्तन के भी कितने नियम है, तो दो है। इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो आप जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पर जब किरण पड़ती है तो यह इसे एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। लेकिन इसका उल्टा होता है लेंस, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। अभिसारी लेंस कौन होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, लेकिन वही उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण आपका अपसारी होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अभिसारी हो जाएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन सा है। प्रकाशिक माध्यम आपका हो जाएगा शीशा। क्या हो जाएगा, शीशा। शीशा एक प्रकाशिक माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, देखो ये मान लो ये विरल माध्यम है और ये मान लो सघन माध्यम है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लो। अरे क्वेश्चन से हमको मतलब है, नंबर उल्टा पुल्टा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो प्रकाशिक माध्यम क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाशिक माध्यम हमारा हो जाएगा शीशा। अगला देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, तो हमेशा देखो ये ऊपर है विरल माध्यम और नीचे क्या है, सघन माध्यम। तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी इससे तेज होगी, इससे क्या होगी, तेज होगी। क्योंकि आप बताइए, आप भी पानी में जाते हैं तो आपकी भी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रकाश की भी चाल यही हो जाती है, तो अधिक होती है। विरल माध्यम में अधिक होती है सघन माध्यम की तुलना में। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको याद रखिएगा। देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से, मान लीजिए ये विरल माध्यम है या विरल माध्यम है, जब यह जल में प्रवेश करती है तो जल जो है ना सघन माध्यम हो जाता है। जल क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो वह धीमी हो जाती है, और जब धीमी हो जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। इधर है, यह है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर आप लोग को याद रखना है कि यह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब पुनः जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या भागेगी, दूर भागेगी। जब पुनः सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। आपका इसका आंसर याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इसकी चाल कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। देखो, सघन से कहां जा रहा है, विरल में जा रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो झुक जाती है, दूर हट जाती है। यही सही है, दूर हट जाती है, बहुत दूर चला जाएगा, यानी ये तेज भागने लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अब माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन। क्या कहलाता है, अपवर्तन। याद रखिएगा, माध्यम बदल देने से प्रकाश का वेग बदल जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पानी में प्रकाश का वेग c है और कांच में प्रकाश का वेग cg है, तो आपका आंसर कौन ज्यादा होगा। तो पानी में प्रकाश का वेग ये है और कांच में, तो बताइए इसमें से पानी और कांच में
सघन कौन हो गया? तो आप कहिएगा कि सर घन हो गया पानी, घन हो गया पानी, और कांच क्या हो गया? विरल। कांच हो गया विरल, कांच हो गया विरल माध्यम, और पानी हो गया सघन माध्यम। तो ये पानी में प्रकाश का वेग c भी है और कांच में c g है, तो c जी ज्यादा होगा, सी जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कहीं पे सी जी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी जी दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग c है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश वेग c है, तो म्यू सी स्थिरांक होगा, म्यू एक्स स्क्वायर सी स्थिरांक होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं म्यू सी क्या होगा? आपका स्थिरांक होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें में पैदा होता है। तो कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरणों में पैदा होता है विचलन, पार्श्व विस्थापन, इनमें से कोई नहीं तो विचलन होता है। क्या होता है आपका? विचलन होता है। ये बिल्कुल आंसर सही है आपका। ठीक है। विचलन पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन होता है। ठीक है। चलिए, अरे कहानी निकल रहा है। तो कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरणों में क्या होता है? तो पार्श्व विस्थापन होता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम प्रकाश का वेग भी है, तो c बराबर, तो म्यू बराबर c बाई भी होता है। ये म्यू इक्वल टू c बाई भी होता है। तो एन एम का मान क्या होगा? तो c बाई भी हो जाएगा। याद रखिएगा। मृग मर्चिका क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृत मर्चिका क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसको आपको याद रखना है। मृग मर्चिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मी के दिनों में कोल तार की सड़कों पर जो हम लोग पानी देखते हैं, वो भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और रेगिस्तान में मृग को भ्रम हो जाता है, उसको लगता है कि पानी है सामने, लेकिन जाने पर वहां पर पानी नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है। चलिए देख ले। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखाई देती है। इसको याद रखना है। क्रांतित कोण क्या होता है? सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले क्रांतित कोण होता क्या है देखिए। जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम में जाती है, तो कभी कभी जो ये जो जाने वाला एंगल है, तो ये हमारा विचलन हो जाता है। देखिएगा ध्यान से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है, तो अविलंब से दूर भाग जाती है। कभी कभी इतनी दूर भाग जाती है कि यह इसी माध्यम में लौट जाती है, इसी माध्यम में पुनः क्या होती है? लौट जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सघन माध्यम में आपतन कोण है। सघन माध्यम में क्या होगा आपका? आपतन कोण होगा। इसी को हम लोग क्रांतित कोण के नाम से जानते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसको याद है। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। हमारा बिल्कुल आंसर निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण कहेंगे। चलिए, ठीक है, रहने दिया जाए इतना ही। कल की क्लास में और आगे हम लोग करेंगे।